तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत ही गर्मा गर्म सेशन चल रहा था, अभी किसानों की बात हमने सुनी और हमारे साथ जो है गन्ना मंत्री, दुग्ध मंत्री, मत्स्य मंत्री है ना, और युवा नेता सौरभ बगुड़ा जी यहाँ पे हैं और हम लोग इनसे ढेर सारे सवाल पूछेंगे। सौरभ भाई, अभी हम लोग जब वहाँ पे बैठे थे बात कर रहे थे कि भाई क्रिकेट चल रहा था और क्रिकेट पे आपकी भी नज़र थी, मेरी भी नज़र थी, तो पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं कि क्रिकेट में आप देखते हैं कि बैट्समैन सारे फील्डर्स को छका के जो है छक्का चौवा लगाता है और वही स्टार बनता है ना। राजनीति में आप यहाँ आ गए हैं, चुनाव भी जीत लिया, मिनिस्टर भी बन गए। मुझे ये बताइए, पहले हम आपके काम से ही शुरुआत करते हैं कि क्या क्या नया काम आपने किया है, फिर धीरे धीरे बाकी मुद्दों पे आएंगे। ऐसा कौन कौन से काम आपने किए हैं जो लैंडमार्क है, जिससे लगता है कि नहीं उत्तराखंड में बहुत शानदार काम हुआ है जो इससे पहले शायद नहीं हुआ था। तो आप अपनी बातें बता लीजिए, फिर हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। टेक्निकली दिस इज कंसर्निंग माय होल डिपार्टमेंट, जितने मेरे डिपार्टमेंट, आपके सारे डिपार्टमेंट, मछली है, दुग्ध है, गन्ना है, सब। पहले आप कह लीजिए, फिर हम। देखिए, मैं सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट विभाग से शुरू करना चाहूँगा जी, क्योंकि वो एक ऐसा विभाग था जो काफ़ी उत्तराखंड में चर्चित भी रहा, काफ़ी इसमें कमियां भी रहीं, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सबसे प्रथम कोशिश यही रही कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा पीढ़ी है उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड स्किल दी जाए, ताकि उसको बेरोजगारी ना झेलनी पड़े, उसको कहीं पलायन ना करना पड़े। और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट में हमने सबसे पहला काम जो किया कि हमने एक कैबिनेट से नई पॉलिसी स्वीकृत करवाई इस बार कि कोई भी ट्रेनिंग हम किसी भी एरे गहरे से नहीं करवाएंगे, ठीक है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करने देंगे, हम डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है। अब डोमेन एक्सपर्ट्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डोमेन एक्सपर्ट्स कैसे हो गए, जैसे टाटा हो गई, अशोक लेनिन हो गई, फिलिप्स हो गई, स्नाइडर हो गई, ये सब एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के। ठीक है। और उसका ट्रायल रन हमने किया अपने 2 ITIs में, जो हमारे रोशनाबाद ITI है और हमारा काशीपुर ITI है। एक को हमने स्नाइडर को दिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, और दूसरे को फिलिप्स को हमने रोशनाबाद ITI दिया हरिद्वार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ठीक है। और हमारे स्नाइडर ने जो पहला बैच ट्रेन करके इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से निकाला, हमारे यहाँ एवरेज जो सैलरी मिलती थी, जो ITI के बच्चे पास आउट होते थे, वो 9 से 11 हज़ार रुपए की एवरेज में मिलती थी, जो पहले होती थी, सरकार आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इसके स्नाइडर के देने के बाद स्नाइडर ने जो पहला पूरा बैच हमारा 22 बच्चों का जो है हमारा पूरा बैच हायर किया, जिसको उन्होंने ट्रेन किया, वो 22 से 24 हज़ार रुपये प्रति महीने की सैलरी पे लिया। तो लगभग वो सैलरी दुगनी हुई, सबसे पहली बात। दूसरा, उन्होंने उसमें कितने एब्जॉर्ब हो गए? जैसे सारे लोग, सारे सबको मैंने ही अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे। अच्छा। द फर्स्ट होल बैच, पूरा बैच स्नाइडर ने। ये अच्छी बात है, रोजगार की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर सैलरी आपकी डबल हो जाती है और सबको रोजगार मिल जाता तो प्लीज ताली तो बजा दीजिए भाई, प्लीज। तो आपके भी सवाल पूछेंगे, आप लोग इसीलिए बैठे हैं हम लोग। टेंशन में नहीं, टेंशन मत रहो दादा, सबसे भाई सवाल पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता ना करो। हाँ प्लीज। तो उसी तरीके से हमने एक प्रण लिया है कि हमारे जितने ITIs हैं, हमारे पास लगभग 154 ITIs हैं और 94 अभी कार्यरत हैं फुल तरीके से, बाकियों में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ में कमी है। उन 94 को हमारा मकसद ये है कि हम अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज के साथ टाई अप करें, उनको चलाने के लिए दिया जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके मंत्री बनने के बाद आपने एक बड़ा विजनरी वर्क किया है धामी जी के नेतृत्व में। वो ये किया है कि आपने बड़ी कंपनियों को हायर किया है और आपके यहाँ जो ITI है उसके साथ कंसर्न कर दिया है, और अब उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है और उनको नौकरी भी, उसको नौकरी की गारंटी है। गारंटी इसलिए है कि जब आप बड़ी कंपनी लाइक टाटा के साथ काम कर रहे हैं, या फिलिप्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या स्नाइडर के साथ कर रहे हैं, या अशोक लेनिन के साथ कर रहे हैं, तो जो आदमी आपको ट्रेन कर रहा है वो अब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी संख्या हुई होगी अगर मैं हम आपको देखें तो? एक वही बता रहा हूँ कि हमने उत्तराखंड सरकार ने अशोक लेनिन, जो सेकंड बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट, आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट में करती है, उसके साथ हमने टाई अप किया कि आप अशोक लेनिन हर साल हमारे ITI कैंपसेस के अंदर इन हाउस प्लेसमेंट करके हर साल 1000 बच्चा हायर करेगी। अच्छा, तो 3 साल में 3000 बच्चे अशोक लेनिन जो है वो हर साल उठाएगी, इन हाउस हमारे कैंपस से वो इंटरव्यूज करेगी, वहीं से सिलेक्शन होगा। और इस साल पहला बैच लगभग 500 बच्चों का वो शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। हम उनको बहुत जल्दी पंतनगर में जाके एम्प्लॉयमेंट लेटर बांटेंगे। हमने अपनी ITIs 13 ITI हमने टाटा और उसकी सब्सिडरी को दी हैं। टाटा कंपनी और उसकी सब्सिडरी सिस्टर कंपनीज जो हैं वो 13 ITI चलाएंगे। 5 साल में टाटा उसमें 350 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। मेरे मन में एक सवाल और भी होता है कि चूंकि आप आए, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो क्या उस समय इस तरह का काम नहीं किया गया? उस समय ऐसा नहीं हुआ? ये आपने ये मतलब खुद से क्रिएट किया, खुद से सोचा, मुख्यमंत्री के पास नहीं, प्रपोजल मैं ये लेके नहीं गए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमारा हमने मकसद ये नहीं हमारा कहा। मकसद ये था कि कुछ ऐसे काम करें जिससे कि एक जो स्किल डेवलपमेंट विभाग और ITIs के बच्चों को बेटर फ्यूचर मिल सके। जो उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है, पलायन और बेरोजगारी, कहीं ना कहीं उस पर मार कर सकें। और ये जो हमने एक एफर्ट किया है कि हम प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके, जो रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी, ये नहीं कि किसी कंपनी को उठा लिया, रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर अगर हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं तो हम उस लाइन पे आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रणव जी, आपके इलाके में रोजगार मिला है इनके तरफ से? कर दिया? और आप लोग के परिवार में से किसी को मिला है? नहीं मिला? अब देख लीजिए जी, इनसे आप ये पूछो कि ITI में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। ITI में है आपके परिवार का कोई बच्चा है? किसी के परिवार का? देखो अब आपने अच्छा, कोई नहीं, चलिए आपके सवाल हम लेंगे। चलिए, अब मैं सेकंड उस पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं सेकंड उस पे आ रहा हूँ। जी जी सेकंड हमारा जो विभाग है वो दुग्ध विभाग है। जी जी। मेरे यहाँ पर दुग्ध विभाग में लगभग 60,000 परिवार उत्तराखंड के मुझसे कनेक्टेड है सीधा सीधा, जो हमारा दुग्ध आप लोग विभाग है। कोई प्रोडक्ट भी बनाते हो शायद? मैं आपको ना? बता रहा हूँ। जी जी। तो मेरे ज्वाइनिंग करने पे हमारा एक ब्रांड है आंचल। आंचल ब्रांड है जो दूध में काम करता है, सरकार का ब्रांड है। और 60,000 उत्तराखंड के परिवार इस दुग्ध व्यवसाय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब वो सहकारी समिति के माध्यम से? सरकारी समितियों के माध्यम से। ठीक है। तो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लगभग 2000 से 2022 तक जो एवरेज हर साल दूध का रेट सरकार ने बढ़ाया फार्मर से प्रोक्योरमेंट का, वो ₹1.25 प्रति लीटर था। ठीक है। एक साल में ₹1.25 प्रति लीटर जो हम प्रोक्योर करते हैं फार्मर से। ठीक है। इस 1.5 साल के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी एक सोच थी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर ठीक करनी है तो हमारे दुग्ध पालकों को हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनकी समितियों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और हमने 1.25 साल के अंदर 8 से 12 रुपए की दूध की वृद्धि करी प्रोक्योरमेंट रेट की, जो कि 2000 से 2022 तक में सिर्फ ₹1.25 थी। तो आज जो है, जब मैंने ज्वाइन किया था, आप अगर उस वक्त के दूध के रेट उठाइए जो आंचल लेता था, वो वेरिंग बिटवीन 34 to 36 रुपीज थे प्रति लीटर, डिपेंडिंग ऑन SNF एंड फैट। और जब वो SNF और फैट आप कम होता था, क्योंकि गाय के दूध में नहीं मिलता है इतना फैट और SNF, तो वो रेट पड़ता था 22-23 रुपए का प्रति लीटर, कम हो जाता था। हाँ। तो आज के दिन आप एवरेज रेट उठाएंगे तो हमारा 44 से 48 रुपीज के बीच का रेट है। उनका भी दाम बढ़ गया है, जो बढ़े, ऑब्वियस बढ़ा है। उससे हमें को फायदा हुआ क्योंकि हमारा टेक्निकली दूध की जो प्रोक्योरमेंट है आंचल की, वो बढ़ी। आंचल का दूसरा मेरा माइंडसेट क्या था कि आंचल जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ दूध में डील करता था, लेकिन मैं चाहता था कि आंचल जैसे अमूल है, आनंदा है, वर्का है, मदर डेयरी है, दे आर नॉट जस्ट इनटू मिल्क, वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो मैंने इस 1.25 साल के अंदर आंचल को आइसक्रीम में लॉन्च किया, आंचल को फ्लेवर्ड मिल्क में लॉन्च किया, आंचल को कुल्फी में लॉन्च किया, आंचल को हमने। लेकिन आंचल कहाँ पहुंचा? मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ। जी जी। आज के दिन हमने आंचल, मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, अगर मुझे आंचल चाहिए तो हम कहाँ जाएं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आज हमने आंचल के एक नई सोच के साथ हमने आंचल को कैफेज में लॉन्च किया। हमारी सोच ये थी कि जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, जितने भी DM ऑफिसेज हैं, हमारे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, ये सारा काम हमने सरकार के साथ किया ताकि हमको किसी को रेंट पे नहीं करना पड़े। और हमको रेंटल इनकम टेंडर से आई, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ कैफे खोले वहाँ हमने रेंट टेंडर पे खोले और हमको सरकार को इनकम हुई। प्लस हमारा फुटफॉल जहाँ पे मैक्सिमम था वहाँ पे हमारे कैफेज खोले, तो हमारे प्रोडक्ट की जो है वायबिलिटी लोगों की तरफ बढ़ी। आपने दो चीजें दे दी, एक तो लोगों को दूध पिला रहे थे उनको उनका पैसा बढ़ा दिया, सरकार का जो खजाना था उसको भरने का काम किया। तीसरा सबसे बड़ा काम हुआ, हमने जो आइसक्रीम लॉन्च करी, हमने सिर्फ 2 जिलों में टेस्ट के तरीके से आइसक्रीम लॉन्च करी थी, देहरादून और नैनीताल। अच्छा। और हमने 2 महीने के अंदर 70 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करी आंचल की फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसके साथ हमें बेनिफिट क्या हुआ कि आज जब हमने आंचल कैफे खोला तो उसमें फ्लेवर्ड मिल्क, कुल्फी, आइसक्रीम, थिक शेक्स, हमारा दूध के प्रोडक्ट्स, जब उसको हमने चलाना शुरू किया तो आज आंचल की ये स्थिति कि हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट बढ़ गया, हमारी आंचल की क्वालिटी बढ़ गई और हमारा जो एवरेज प्रोक्योरमेंट हम करते थे फार्मर से, दैट इज गॉन अप। तो ये 3 चीज़ें आंचल में हमने सबसे बड़ी करी है। दूसरा जो गंगा का योजना है, क्योंकि देखिए मेरा एक बहुत स्पष्ट मेरा सोच है कि हमारे उत्तराखंड की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो आज भी कहीं ना कहीं पशुपालन के साथ, दुग्ध विकास के साथ, हमारे मत्स्य पालन के साथ जुड़ी हुई है।
पर पहाड़ों में हमारी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो ये उनका रोज का काम है। तो हमने आंचल के गंगा गाय योजना चलती थी, जिसके अंदर कर हम 3 और 5 गाय देते थे। अब है क्या जी, मैंने जब ये विभाग ज्वाइन किया तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस विभाग का। मैं जीवन भर स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैंने भारत को देश में को रिप्रेजेंट किया दूसरे कंट्रीज में, तो मुझे लगा था कि मुझे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भेजा जाएगा जी। बट जब मुझे दूध और उसका काम दिया गया, नहीं, राजनीति इसीलिए कहते हैं ना कि राजनीति में साला खेल हो जाता पता नहीं चलता है ना। तो मैंने अधिकारियों के साथ बैठता था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो भी वो समझाते थे मुझे लगता था यही सही होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, सरकार आपके द्वार। अच्छा। और जिस भी जिले में मैं जाता था प्रोग्राम करने में, छोटे पशुपालक जो हैं जिसके पास 2 गाय है, 5 बकरी है, 10 बकरी है, 3 भैंस हैं, मैं उनके घर जाता था। अच्छा। और उनके साथ सीधा संवाद करता था एज अ मिनिस्टर कि आप बताइए परेशानियां क्या हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज एंड ऑफ द डे हम बना रहे हैं। क्या किया आपने? मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं पहाड़ों में गया तो वहाँ पे लोगों ने एक बात बताई कि जो आपकी गंगा गाय योजना है उसमें हमको 3 और 5 गाय मिलती हैं, हमको उसमें इतनी जगह नहीं होती पहाड़ों में कि हम 3 या 5 गाय रखें, हमको 2 गाय दे दीजिए, हमको 2 भैंस दे दीजिए, हमारे पास भैंस की व्यवस्था नहीं। नियम था कि आप 3 लेंगे 3 या 5। ओके। तो फिर मैंने कैबिनेट में ला के पॉलिसी बदलवाई, हमने गंगा गाय योजना में अब 2 गाय भी दे दी, 3 गाय भी दे दी, 5 थी, और उसके साथ साथ 2 भैंस का प्रावधान भी कर दिया। सबसे बड़ा काम जो हमने किया, जो पर्वतीय क्षेत्रों से फीडबैक मुझको आया, जब तराई और पर्वतीय क्षेत्रों में मैं सरकार आपके द्वार के प्रोग्राम में गया, उन्होंने कहा कि जो आपकी सब्सिडी है वो बहुत कम है। तो गरीब व्यक्ति जो है, पहाड़ का व्यक्ति है, गरीब दुर्गम क्षेत्र में जो बैठे लोग हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 33% SC/ST समाज के और महिला की समाज की सब्सिडी थी, और 25% जनरल समाज की सब्सिडी थी। मैंने उस 33% की सब्सिडी को बढ़ा के 75% करने का काम किया फॉर SC/ST एंड महिला, और जो जनरल समाज की सब्सिडी 25% थी उसको हमने 50% करने का काम किया। बहुत बढ़िया। भूसे का रेट, अभी सारे हमारे यहाँ पर किसान भाई लोग बैठे हैं, नहीं अभी हम लोग आते हैं, पहले अब आपकी अच्छी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ। इसी ये हाँ, उसी पे है। प्लीज। भूसे के रेट पे 16 रुपए प्रति क्विंटल रेट पहुंच गया था जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करी थी एज मिनिस्टर। सारे पशुपालक नाराज थे, सारे पशुपालक परेशान थे, कैसे वो फीड करेंगे, कैसे वो अपने जानवरों को रख पाएंगे, खिलाएंगे। उत्तराखंड सरकार पहली सरकार बनी जिसने भूसे पे 50% सब्सिडी देने का काम किया। 50%? 50% सब्सिडी। उत्तराखंड पहली सरकार बनी जिसने कि SC/ST महिला और गंगा गाय योजना में 75% सब्सिडी देने का काम किया। हमने मिनरल मिक्सचर हो, हमने कैल्शियम हो, सब पे 50% सब्सिडी देने का काम किया। तो एक कोशिश की हमने कि एक राहत का एक स्टेप ऐसा दिया जाए जिससे राहत मिल सके। देखिए ऐसा है कि सौरभ की बातें हमने सुनी, ताली तो बजाइए यार, आप लोग बड़े सुस्त हैं यार, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ताली नहीं बजाएंगे, कुछ चाय पीजिए और ताली बजाइए। मेरा तो ये मानना है कि चाय पी के थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे तभी तो माहौल अच्छा रहेगा ना। सौरभ, एक तो ये तो सपनों वाली राम राज्य वाली बात हमने सुन ली। अभी मैं आ रहे हैं, गन्ना पे भी आ रहे हैं, आप चिंता ना करो। आप मुझे पहले ये बताओ कि छुट्टा पशु की बात हो रही थी, अभी हम लोग इनसे भी बात किए, अभी बहुत सारी आपदा आपके आई थी, उसमें जानवर मर गए, उसमें उसकी बात कर रहे थे। मैं इन दोनों में मेरा सवाल आपसे ये है कि जिनके जानवर मर गए, क्या उनको मुआवजा पूरा सरकार ने दे दिया है, क्या मिला है? और छुट्टा पशु को लेके यहाँ पे सरकार ने क्या किया है? क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट हम लोग देखते हैं, पता चला कोई अपना ऐसा उससे चला जाता है जो फिर लौट के कभी नहीं आता। मैं 2 चीज़ क्लेरिफाई करूंगा। आपने 2 क्वेश्चन पूछे मुझसे। हाँ। एक निराश्रित पशुओं का है, हाँ। दूसरा जिन पशुओं की डेथ हुई है हाँ। आपदा के समय उसका, हाँ, उसका मुआवजा। ये 2 क्वेश्चन थे आपके। जी। मैं पहले निराश्रित पशुओं पे आपसे बात करूंगा। हाँ। देखिए, एक ये समस्त लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक ये धारणा जो है कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग का काम निराश्रित पशुओं की देखभाल करना है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का काम। नहीं, सरकार की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको सरकार मान रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। जी। नहीं, मैं इसलिए इसको क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूं कि बहुत लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मुझे टैग करते हैं कि आप देखिए, जो भारत का संविधान है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, 11th एंड 12th अमेंडमेंट जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जितने भी निराश्रित पशु हैं सड़कों पे, जो पंचायत लेवल पर हैं, उनका काम करने का काम पंचायती राज मंत्रालय का है, और जो शहरों में है वो शहरी विकास मंत्रालय करेगा। मेरा विभाग का काम क्या है कि जो जानवर गौशाला में है उनके भरण पोषण करना है। कितनी गौशाला है पूरे उत्तराखंड? मैं आपको भाई पूरा बता रहा हूँ। अभी ओवरऑल जो हमारे यहाँ निराश्रित पशुओं की समस्या है वो 25,000 जो हमारा एस्टिमेट है, 25,000 जानवर जो हैं वो सड़कों पर हैं आज, जिससे 2 सबसे बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक, जो किसान है उनकी फसलों को नुकसान होता है, दूसरा जो एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे आपने बोला, और तीसरा पशुओं को हानि होती है। जी। अब उत्तराखंड सरकार में ये बात मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी हमारे लोग बैठे हैं ये इनको भी माननी पड़ेगी।
2022 में जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार आई और मुझको ये मंत्रालय मिला, हम भरण पोषण का जानवर को प्रतिदिन प्रति जानवर एक गौशाला में 4 रुपये 75 पैसा देते थे, बस 4 रुपीज 75 पैसा। उसको 1 साल के अंदर अंदर हमने बढ़ा के, पहली कैबिनेट में उसको बढ़ा के 30 रुपए किया, और 30 रुपए से उसको बढ़ा के हमने आज उत्तराखंड अकेली सरकार है पूरे देश में जो भरण पोषण के लिए जानवरों के लिए 80 रुपए प्रतिदिन प्रति जानवर दे रही है, और कोई सरकार नहीं दे रही पूरे देश में। दूसरी बड़ी बात, तो वो आप उसका नहीं, जरा उसका मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए कि जैसे मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट की बता रहा हूं क्या है। दूसरा जो आपने निराश्रित पशुओं के लिए पूछा, उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जो निराश्रित पशुओं के लिए कैबिनेट में पूरी एक पॉलिसी बना के स्वीकृत कराई। 82 करोड़ रुपए की हमने योजना स्वीकृत करवाई, जिसमें कि हमने ये कहा कि जितने भी निराश्रित पशु हैं उसको हम लोग गौशालाएं नहीं बना के इन निराश्रित पशुओं को, चाहे वो महिला मंगल दल हो, युवा मंगल दल हो, या कोई ऐसे एनजीओज हों जिनका गौशालाओं में एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए, हम उनके द्वारा इन निराश्रित पशुओं को सड़कों से उठाएंगे, उन गौशालाओं में इनको रखेंगे, और उसके बाद उनको भरण पोषण का 80 रुपए प्रतिदिन देंगे। किसान यूनियन वालों को नहीं देंगे? नहीं, वो किसान यूनियन तो गन्ने से जो है उनको गन्ने की बात करेंगे हमारा बात। तो उसका, और अभी तक हम लगभग सड़कों से 1000 से 1200 जानवर उठा चुके हैं, जिनको हम गौशालाएं भेज चुके हैं। 47 नई गौशालाओं के हमने डीपीआर बनवा लिए हैं, जिनका काम शुरू हो गया है। पहली गौशाला खटिमा में 7 एकड़ की हमने अलॉट कर दी एक एनजीओ को, जो चला रही है। 2024 तक क्या हो जाएगा? मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, ये समस्या कोई खत्म होने वाली नहीं है। अगर कोई ये कहे आज मैं 23,000 जानवर सड़कों से उठाऊंगा, 23-24,000, कल फिर इतने ही होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये कमियां हमारी हैं। देखिए किसी और की कमी के से सड़कों पे तो आ नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात सड़क पे जानवर आ गया। छोड़ने वाले हम लोग हैं। एक तरफ हम सनातन धर्म में गौ माता कहते हैं, हम उसको माता का दर्जा देते हैं। हमारे धर्म में कहते हैं कि गौ के कदमों में तीर्थ स्थान है, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर दे रही है, जैसे ही वो वृद्ध अवस्था में चली जा रही है, जैसे ही बछड़ा हो जा रहा है, तो वो कहाँ मिलता है आपको? मरने के लिए सड़कों पे। तो जब तक हम अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, सरकार आज 23,000 जानवर उठाएगी, कल फिर 23,000 जानवर सड़कों पे होंगे। चलिए ठीक है सौरभ, मैं समझता हूँ कि ये बात अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए होंगे कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए गन्ना पे। अभी गन्ना को लेके देखिए अपने किसान भाई बैठे हैं, उन्होंने बड़े गर्मा गर्म बहसबाजी की। इनका कहना है कि बहुत दिनों से आपकी सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल इनका ये है कि भाई जो मिल हैं, आप लोग क्यों ये फोर्सफुली कहते हो कि नहीं भाई तुम इसी मिल को गन्ना दो? हैं, ये सवाल ये है कि भाई हम किसान हैं, हमारा जिसको मन आएगा हम उसको गन्ना देंगे। तो ये 2 सवाल है, इस 2 सवालों का उत्तर सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। प्लीज बताइए। नहीं, मैंने भी सुना था, हमारे किसान भाई जितने भी थे यहाँ पर आपस में जब उन चर्चा हो रही थी जी, और ये कहा कि आप, क्योंकि ये गंभीर है, ये गंभीर इसलिए बात है। देखिए हमारा क्षेत्र जो है, स्पेशली 2 जो हमारे जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हाँ, वो गन्ने का पूरा बहुत बड़ा बेल्ट है, बहुत बड़ा बेल्ट है। देहरादून का भी कुछ क्षेत्र आता है उसके अंदर जी। और इन्होंने बोला कि गन्ने का रेट जो है वो सरकार ने नहीं बढ़ाया, बहुत दिनों से नहीं बढ़ाया। 2022 में लास्ट गन्ने का रेट बढ़ा था। 2022 की कितना बढ़ा था? हम आपको वही बता रहा हूँ जी। हम आज के दिन 355 रुपए का रेट देते हैं और 345 का देते हैं। अर्ली और जो वैरायटी है, 2 वैरायटीज पे 355 और 355, 355, 345 जी। जो केंद्र सरकार की एफआरपी थी उस वक्त 305 रुपए की थी और एसएपी हमारी 355 रुपए की थी। हम यूपी से भी 5 रुपए एक्सेस रेट आज के दिन उत्तराखंड में दे रहे हैं। जो रेट यूपी का है उससे 5 रुपए एक्स्ट्रा उत्तराखंड सरकार दे रही है, ऑलरेडी दे रही है। और पिछली बार जो है रेट नहीं बढ़ा, मैं मान रहा हूँ उस बात को। हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी में किसान भी होते हैं, कमेटी में हमारे पंतनगर के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, हमारे बैंकों के लोग होते हैं, 4-5 लोग, सारे लोग होते हैं उसमें। उसकी जो भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आधार पे सरकार फैसले लेती है। ठीक है। इस बार भी जो है हमने वो कमेटी गठित करी है। कमेटी की रिपोर्ट फाइनल स्टेजेस पर है। पराई सत्र भी हमारा शुरू नहीं हुआ है। हमारा पराई सत्र लगभग 10-15 नवंबर के आसपास शुरू होगा। ओके। तो उसमें जो भी हमारी रिपोर्ट आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आपके मंच पे सरेआम कह रहा हूँ कि किसान भाई हमारे निराश नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम इनके जरूर इनके हक की बात होगी। देखिए आपके बयान को कितना ध्यान से वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं भी देख रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है आज का। जी जी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारे सारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं और मैं
ठीक है, कमियां होंगी, कमियां को सुधारना है, ये कंटिन्यूस यही प्रोसेस है, प्रकृति है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। Exactly. कमियां परेशानियां भी होंगी, रोज आप एक परेशानी का हल निकालेंगे, कल दूसरी होगी, फिर उसका निकालेंगे, यही जिंदगी भी है। यही जिंदगी भी है। Yes. लेकिन मैं साफ दिल से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल में आपने भी ये मंत्रालय चलते हुए पहले भी देखे हैं, उसके पहले भी देखे हैं, मैंने दिल के साथ कोशिश करी कि क्योंकि मैं खुद एक ऐसी बताइए भाई, कोशिश कर रहे हैं कि आपको नहीं? पूरी पहले बोल लूं, नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं ना। पहले मैं बोल लूं फिर अच्छा, ठीक है। मैं खुद एक ऐसी बेल्ट से आता हूं जी। जो गन्ना किसान से प्रभावित बेल्ट है। मेरे खुद की विधानसभा में एक चीनी मिल है, मेरे यहाँ गन्ना किसान है, खटीमा में है, नानकमत्ता में, उस जिले से मैं हूँ, जी जी। और मैं इनकी समस्याएं जानता हूँ। मैं 1.5 साल में मेरे ख्याल से पहला ऐसा मंत्री था जिसने बनते ही हमने उधम सिंह नगर में गन्ना संवाद प्रोग्राम किया 4 घंटे का, जिसमें गन्ना किसानों के साथ मैं खुद बैठा 4 घंटे, उनकी समस्याएं सुनी, उनका क्या हल हो सकता है उस पर हमने कोशिश करी समाधान निकालने की। और जब मैं उनके साथ बैठा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कब मिलें टूट जाती है, मतलब मिलों छोटी छोटी समस्याएं भी आपको पता चली और आपने उस पे मिलों की नोट करके मेंटेनेंस प्लान ठीक किया। नहीं हुई, मिलों की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है, गन्ना पेराई सत्र समय पे नहीं शुरू होता है, गन्ना पेराई सत्र का जो भुगतान है वो समय पे नहीं होता है। और तो ये सब चीजें ठीक हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मुझे बताया गया कि जब रात में, क्योंकि जो भी हमारा प्राइस सत्र होता है वो जाड़ों के सीजन में होता है, तो गन्नों किसानों के लिए किसान भवन नहीं थे हमारे सहकारी और सरकारी चीनी मिलों में, उनके लिए वहाँ पे स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, पंचर रिपेयर करने वाले की व्यवस्था नहीं थी। अच्छे पॉलिटिशियन है वैसे। नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ। और अगर आज आप किसी भी सहकारी और सरकारी चीनी मिल में चले जाइए, अगर आपको ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं मिले इन 1 साल में, तो मैं आज इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ठीक है। मेरे यहाँ पे किसान देखिए, भवन भी इन्होंने बने हुए हैं। 2 बातें कही। नहीं, मैं आपको इनकी एक और बात बता रहा हूँ। हाँ, हमारा पेराई सत्र इस बार लगभग इस सरकार ने किसानों की मदद से, किसानों के सहयोग से, हमने 26 लाख क्विंटल एक्स्ट्रा पेराई सत्र में इस बार गन्ना पेराया है। बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ जो हमारी गन्ने चीनी मिल की रिकवरी है वो लगभग 0.5% बढ़ी इस सत्र में। और हमारे गन्ने में जो सरकार को नुकसान होता था वो लगभग 25 करोड़ रुपए नुकसान हमारा कम हुआ इस बार रिकवरी बढ़ने से। दूसरा, इनका जो सवाल था एक पेराई सत्र हमारा 15 मई के आसपास खत्म हुआ, और कोई भी सहकारी और सरकारी चीनी मिल ऐसी नहीं थी, और प्राइवेट चीनी मिल भी मेरे ख्याल से आज के दिन कोई ऐसी नहीं होगी जिसका पूर्ण रूप से गन्ना भुगतान हमने नहीं कर दिया। वरना गन्ना भुगतान 1-1 साल 1.5 साल नहीं होता था। ये सारे किसान भाई बैठे हैं, तो हमने पूर्ण रूप से गन्ना किसानों का 2 महीने के अंदर मेरी सारी सरकारी और सहकारी चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान किया। हमने अब हम लोग इसको समअप करते हैं। इनका एक सवाल का जवाब छूट गया है। ये जो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों एक नियम बना लिया कि हम गन्ना इन्हीं मिल को दें, इनका ये सवाल है। इनसे मेरे किसान भाइयों से एक विनम्र निवेदन है। हाँ। ये नियम 1 साल पहले बना है। हाँ। ये नियम तो जब से गन्ना चीनी मिल है और जब से किसान गन्ना दे रहे हैं तब से है। ये कोई नियम आज का तो है नहीं कि आपको इसी मिल में देना है। तो ये, लेकिन ये जवाब आपसे चाहते हैं। जवाब नहीं, देखिए चीनी रेट मैंने आपको क्या बोला, इन्होंने कह दिया भाई कमेटी बना दी है और कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी कि आपको निराश नहीं किया कमेटी जाएगा। की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद गन्ना का दाम बढ़ेगा, ये कहा इन्होंने। नहीं, आप मेरी बात, अरे मेरी बात सुनेंगे। मैंने आप ये क्या बोला, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा कि देखिए क्या है, इतनी टेंशन मत बैठो, शुगर हो जाएगी, शुगर निकालने का काम है गन्ना। हमारा काम आपको सुविधा देना है, और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बोला कि आपको निराश नहीं करेंगे। और निराश नहीं करेंगे बस, क्योंकि 2024 में है ना, ये भी ध्यान रखिए। सौरभ भाई मैं समझता हूँ मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। देखिए, इसको समअप करते हैं। हम सबका फर्ज एक है कि चीनी मिलें अच्छी चलें, हमारे किसान भाइयों को गन्ना सही समय पे पेराई सत्र में हो, उनका पेमेंट समय पे हो, भारतीय किसान यूनियन उचित दाम मिले, और धरने पे ना बैठे, है ना, धरने पे ना बैठे। ये बस, चलिए ठीक है। चलिए तो ये उसका जवाब दिया ना कि भाई ये तो बहुत पुराना चल रहा है मामला। इनकी समस्या आप उठा के रखिए भाई। चलिए ठीक है सर, हम तो इतना ही कहेंगे कि आपकी बात यहाँ रखी गई है और हम इसको आगे ले जाएंगे। सौरभ, मैं समझता हूँ कि यार आप बहुत टैलेंटेड पॉलिटिशियन हैं। आपने जिस तरीके से घुमा घुमा के सही काम करके सही मंच पे ले आके रख दिया, मैं समझता हूँ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है अब अगली बार जब मिलेंगे तो नए मंच पे मिलेंगे और आपके साथ कोई खेल नहीं होगा। मैं खिलाड़ी आदमी, मैं खेल देख लूंगा। नहीं, मैंने यही कहा कि नहीं, आप तो खेलते हैं लेकिन दूसरे खेल जाते हैं ना, उससे काम खराब हो जाता है। और पॉलिटिक्स तो इसीलिए जाना जाता है। प्रणव सिंह चैंपियन उसके बैठे हुए हैं, उसके हमारे बड़े भाई हैं वो। थैंक यू।